अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से एक रेस्ट एपीआई क्रिएट होता है। तो लास्ट सेक्शन में मैंने आपको रेस्ट एपीआई का कोर कंसेप्ट दिया था कि रेस्ट एपीआई के अंदर किस तरह से वर्किंग चल रही होती है एंड रेस्ट एपीआई होता क्या है। तो अब हम देख लेते हैं कि रेस्ट एपीआई को बनाया कैसे जाता है। तो मैं जो मेथड यूज करूंगा अपने प्रोजेक्ट को, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, मैं इंटेलिजेंस से यूज करूंगा। और मैंने दोनों मेथड्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। आप जिस मर्जी मेथड से चाहें उससे बना सकते हैं। आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर से भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट इंटेलिजेंस से भी बना सकते हैं। तो मैं अभी अपना प्रोजेक्ट, ये वाला मैं प्रोजेक्ट अपना क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ से क्लोज प्रोजेक्ट। और मैं एक नया प्रोजेक्ट अब क्रिएट करूंगा यहाँ पर, न्यू प्रोजेक्ट। एंड मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा। बेसिकली अब हम जो काम करेंगे वो, अगर हमने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाना, पहले जो मैंने आपको समझाया वो तो बस एक आप समझ लें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिंपल सा कुछ भी क्रिएट कर दिया था। लेकिन अब हम जो चीजें सीखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने अब देखना है कि सारी चीजें एक्चुअल में वर्क कैसे कर रही होती हैं, तो उसके लिए हम एक एपीआई, रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे कि जिसके अंदर हम आप कह लें हम एक ऐसा एपीआई क्रिएट करेंगे जो एम्प्लॉयज की सैलरीज हैंडल करता होगा। यानी कि उसमें हम एम्प्लॉय की कोई नया एम्प्लॉय भी ऐड कर सकते हैं एंड उसके अंदर हम एम्प्लॉय की सैलरी भी ऐड कर सकते हैं कि इसका सैलरी पैकेज इतना है या फिर इसका ड्यूटी टाइम इतना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम एक इस तरह से लेकर चलेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे हमें एक रेस्ट एपीआई मिले जो कि हम कहीं पर यूज भी कर सकते हो, यानी कि मीनिंगफुल चीज हो। मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम रख दूंगा एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज एम्प्लॉय सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट रख लेता हूँ, मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि बेसिकली ये मेरी ये जो सिस्टम है, ये जो रेस्ट एपीआई होगा, ये मेरे एम्प्लॉयज़ की सारी सैलरीज हैंडल कर रहा होगा कि मेरे एम्प्लॉय 1 की कितनी सैलरी है, 2 की कितनी सैलरी है। और यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट का एक लोकेशन दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को लोकेशन दे दिया एंड यहाँ से लैंग्वेज ऑब्वियसली मैं इसकी यूज़ करूँगा जावा एंड टाइप में इसकी यूज़ करूँगा मेवन। और ग्रुप आईडी बेसिकली कंपनी का नेम होता है कि किस कंपनी से ये हो रहा है काम। तो मैं यहाँ पर इसका कोई भी नाम रख देता हूँ। सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पर ये, क्योंकि नेम जो सा होता है ये उल्टा लिखा हुआ होता है बेसिकली। जैसे कि हम देखें, अगर हम सर्च करते हैं तो हम करते हैं youtube.com, तो इस तरह यहाँ पर है example.com। तो यानी कि .com यहाँ पर पहले लिखा हुआ है एंड कंपनी का नेम बाद में। तो मैं यहाँ पर कंपनी का नेम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ car.com। बेसिकली ये एक कार की कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उसको मैनेज कर रही है। ये एग्जाम्पल है बिल्कुल एक, और आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ से मैं इसका जावा का वर्जन 17 सेलेक्ट करूँगा। पैकेजिंग यहाँ से मैं जार सेलेक्ट करूँगा, वार नहीं। ये मैंने पहले बताया हुआ कि जार क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, हम वार नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ से पैकेजिंग जार सेलेक्ट करूँगा एंड मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और मैं डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करूँगा स्प्रिंग वेब की, क्योंकि ये एक रेस्ट एपीआई तो इसमें मुझे अभी सिर्फ स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी चाहिए होगी। आगे जब डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे होंगे और चीज़ें कर रहे होंगे तो इसके साथ साथ हम form.xml को अपनी अपडेट करते रहेंगे और डिपेंडेंसी को ऐड करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ एंड ये प्रोजेक्ट मेरा लोड हो रहा है। ओके, तो मेरा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको अपनी form.xml भी दिखा देता हूँ कि मेरे यहाँ पर वेब की डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। मैं यहाँ से अपने मेन एप्लीकेशन भी ओपन कर लेता हूँ और इसका नेम मैं एप्लीकेशन का अपनी चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा, राइट क्लिक, रीफैक्टर एंड रीनेम फाइल, रीनेम। तो ये जहाँ जहाँ पर भी यूज़ हुई भी होगी फाइल, वहाँ से इसका नेम चेंज हो जाएगा। तो मैं इसका नेम सिंपल सैलरी सिस्टम ही रख लेता हूँ, सैलरी। मैं इसको यहाँ से मैनेजमेंट को भी रिमूव कर दूँगा एंड सिस्टम को रिमूव नहीं करूँगा। मैं यहाँ से एम्प्लॉय को भी रिमूव कर दूंगा, सैलरी सिस्टम ऐप कर लेता हूँ मैं इसको, और इसका नेम मैंने छोटा कर लिया। तो ये नेम से कुछ नहीं होता, बस मैं सिंपल इसको रिफैक्टर करूँगा अब, और ओके। एंड जहाँ जहाँ पर भी मेरा ये यूज़ हुआ होगा वहाँ से ये चेंज हो जाएगा। रिफैक्टर करने का एक ये बेनिफिट होता है हमें। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा रन करके टेस्ट कर लेता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन सही से क्रिएट हुई है कि नहीं। एक दफ़ा टेस्ट करने में कुछ नहीं जाता। तो
हमें टेस्टिंग करते रहनी चाहिए साथ साथ। जब हम क्रिएट भी अपने प्रोजेक्ट को आगे कोड भी लिख रहे होंगे तब भी हम इसको टेस्ट करते रहेंगे। तो हमारा ये स्टार्ट हो गया सर्वर और ये रन है सक्सेसफुली। इसको अगर हम देखेंगे तो वैसे तो ऑब्वियसली ये हमें एरर ही देगा कि आपका सर्वर डाउन है, लेकिन हमें ये तो पता चल जाएगा कि हमारा सर्वर स्टार्टेड है कि नहीं। और ओके, हमारा सर्वर स्टार्टेड है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, एक सिंपल मैं यहाँ पर एक पैकेज ऐड करूँगा न्यू, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ से जावा क्लास से भी पैकेज ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि पैकेज कैसे ऐड होगा। मैं न्यू पैकेज पे क्लिक किया एंड मैं यहाँ पर पैकेज का नेम दूंगा रिपोजिटरी। सबसे पहले हम रिपोजिटरी लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया ये हमारे डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है हमें। अभी हम डाटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे, हम डाटाबेस क्रिएट नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कैसे डाटाबेस को क्रिएट किया जाता है। लेकिन अभी मैं सिंपल एक आपको ओवरव्यू देने के लिए प्रोजेक्ट का, मैं यहाँ पर रिपोजिटरी एक पैकेज ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पर एक न्यू जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ सैलरी अंडरस्कोर रिपोजिटरी। ये मेरी रिपोजिटरी क्लास का नेम है और सैलरी अंडरस्कोर रिपोजिटरी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड मैं इसमें एक एनोटेशन ऐड करूँगा रिपोजिटरी की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हम स्प्रिंग बूट में एनोटेशन से चलेंगे, क्योंकि स्प्रिंग बूट हैवीली, मैंने आपको पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दिखाई थी कि स्प्रिंग बूट हैवीली डिपेंड्स अपॉन एनोटेशंस, यानी कि स्प्रिंग बूट ने काम हमारा कैसे कम किया, एनोटेशंस के जरिए कम किया, कि हम एनोटेशंस ऐड करते रहेंगे और हमारा काम चलता रहेगा, हमें मैनुअली चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं यहाँ पर रिपोजिटरी की एनोटेशन ऐड करता हूँ। अगर आप रिपोजिटरी की नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर सिंपल कंपोनेंट की भी ऐड कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन रिपोजिटरी एनोटेशन ऐड करने से आपको एक ये भी आइडिया हो जाता है कि हाँ ये मेरी क्लास रिपोजिटरी क्लास है एंड बेसिकली ये यूज कंपोनेंट वाली ही कर रहा है। अगर कंपोनेंट लिख लें रिपोजिटरी लिख लें एक ही बात है, लेकिन मैं यहाँ पर यूज करूंगा रिपोजिटरी और मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और ये मेरी एक रिपोजिटरी क्लास क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक और यहाँ पर पैकेज ऐड करूंगा। अब मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर पैकेज भी ऐड करूंगा, पहले एक सर्विस, और जैसे ही मैं इसके बाद डॉट ऐड करूंगा, अब ये डॉट से पहले जितना भी है ये मेरा पैकेज है, यानी कि ये मेरे पैकेज का नेम है, एंड ये डॉट के बाद जो भी आएगा ये मेरे क्लास का नेम होगा। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ सैलरी अंडरस्कोर सर्विस, और ये मैंने आपको बताया कि ये जो सा है ये हमारे पैकेज का नेम है एंड ये हमारे क्लास का नेम है। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक सर्विस पैकेज ऐड हो गया एंड उसके अंदर सैलरी सर्विस के नाम से एक क्लास ऐड होगी। अब मैं इसे दोबारा एक एनोटेशन दूंगा सर्विस की एंड ये हमारी सर्विस क्लास भी हो गई। अब मैं यहाँ पर एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू पैकेज एंड क्लास। ये मैं अभी सिंपल आप कह लें मैं क्लासेस आपको क्रिएट करनी बता रहा हूँ सारी, कि हमें क्या क्या नेसेसरी क्लासेस चाहिए एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसलिए अभी सिर्फ क्लासेस को क्रिएट कर रहा हूँ। मैं इसमें मेथड्स भी आपको भी लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह से सारे हम मेथड्स लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा एंड इसको मैं एनोटेशन दूंगा हमारे रेस्ट कंट्रोलर की। ये हमारा रेस्ट कंट्रोलर है। तो एक हमने मेन एप्लीकेशन, एक आप कह लें हमने एक स्ट्रक्चर इसका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का हमने बिल्ड कर लिया कि हमारे पास एक सर्विस भी है, हमारे पास मेन एप्लीकेशन भी है, सर्विस कंट्रोलर रिपोजिटरी, हमारे पास सब कुछ है। अब इन सारों को जोड़ते कैसे, इन सारों को कनेक्ट कैसे करेंगे आपस में। तो अभी मैं आपको सिर्फ इसका एक कनेक्शन सारी क्लासेस को साथ करना सिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेथड ऐड कर रहा हूँ। ये हमारे बेसिकली रिपोजिटरी के अंदर इस तरह के मेथड्स नहीं लिखे जाते, यहाँ पर क्यूरीज लिखी जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक अभी प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि हम सारी ये चीजें कनेक्ट कैसे करेंगे साथ। तो मैं यहाँ पर एक मेथड लिखूंगा पब्लिक और इसका टाइप होगी हमारे पास स्ट्रिंग और ये हमें रिटर्न करेगा सैलरी, और इस मेथड के अंदर हम लिखेंगे सैलरी और मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर देता हूँ कि एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये आपने देखा कि मैंने ये लिखा नहीं है सारा कुछ, ये मैंने सिंपल उसको मुझे इंटेलिजे ने ये एक रिकमेंडेशन की कि आप ये लाइन ऐड कर लें और मैंने वो ऐड कर ली। ये मैं आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंटेलिजे एक स्मार्ट आईडी है और ये हमें कोडिंग में बहुत हेल्प करती है। अभी तो ये सिर्फ मैंने एक आपको एक सिंपल उसने मुझे स्ट्रिंग लिख के दी है कि आप इसको ये यूज कर लें, लेकिन जब हम लिख रहे होंगे आगे तब ये मुझे पूरी क्वेरीज भी लिख के दे देते हैं।
यानी कि पूरी पूरी क्वेरी सजेस्ट कर देता है ये कि आप इसको यूज़ कर लें, या फिर पूरा पूरा मेथड भी सजेस्ट कर देता है और हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंटेलिजे को मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि इंटेलिजे को यूज़ करें। अब मैंने यहाँ पर रिपोजिटरी में एक सिंपल सा मेथड लिख लिया कि ये मुझे रिटर्न करेगा एक सैलरी, ये मुझे रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग टाइप, और उसका और वो स्ट्रिंग क्या होगी, एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। अब मैं आता हूँ और इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, बेसिकली मैं यहाँ पर उसका एक बीन क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सैलरी रिपोजिटरी, आप देख सकते हैं मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया सैलरी रिपोजिटरी, और मैं इसको यहाँ पर एनोटेशन एक ऐड करूंगा ऑटो वायर्ड की। ऑटो वायर्ड जैसे ही मैंने इसको लिखा तो इसने मुझे एक बीन प्रोवाइड कर दी सैलरी रिपोजिटरी की। अब मैं सैलरी के रिपोजिटरी के जितने भी मेथड्स हैं वो यहाँ सर्विस में यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक मेथड लिख लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग, और ये हमारे पास होगा, इस मेथड का नाम भी हम लिख लेते हैं सैलरी, एंड ये हमें रिटर्न करेगा सैलरी रिपोजिटरी डॉट सैलरी, यानी कि ये हमें रिपोजिटरी की सैलरी मेथड रिटर्न करेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, यानी कि मैंने सैलरी रिपोजिटरी इक्वल टू न्यू सैलरी रिपोजिटरी नहीं किया। मैंने यहाँ पर लिखा है सिर्फ सैलरी रिपोजिटरी, और मैंने आगे उसको एक नेम दे दिया कि आप ये मेरी बीन का नेम रख दे, और उसने मुझे एक बीन प्रोवाइड कर दी कि जिससे मैंने अपना एक मेथड यहाँ पर यूज कर लिया जो कि मेरे यहाँ रिपोजिटरी के अंदर है। अब मैं ऐसे ही अप टू सो ऑन यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर ऑटो ऐड करता हूँ अपनी सर्विस क्लास को, इसको मैं प्राइवेट से हटा देता हूँ, और इसको मैं सर्विस क्लास को भी ऑटो ऐड कर लूंगा। और मैं यहाँ पर एक मेथड ऐड करूंगा कि पब्लिक स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग टाइप का ही मेथड होगा, और इसका नाम मैं रख लूंगा गेट सैलरी, एंड मैं यहाँ पर इसको कर लूंगा रिटर्न सैलरी सर्विस डॉट सैलरी। अब मुझे पता कैसे चलेगा मेरे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को, ये बात पता कैसे चलेगी कि मैं ये वाला मेथड यूज करना चाह रहा हूँ, या फिर मेरे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को ये भी बात कैसे पता चलेगी कि मैं ये वाली कंट्रोलर क्लास यूज करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ आपको मैं समझाने की नीयत से सब कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ही सिर्फ कंट्रोलर ऐड किया, मैंने सिर्फ एक ही सर्विस ऐड किया, एंड मैंने सिर्फ एक ही रिपोजिटरी ऐड किया। लेकिन जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, एक्चुअल बैकएंड्स लिखते हैं, या फिर एक्चुअल रेस्ट एपीआईज लिखते हैं, तब हम बहुत सी कंट्रोलर क्लासेस यूज करते हैं, बहुत सी सर्विस यूज करते हैं, रिपोजिटरीज हम बहुत सारी यूज करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग डाटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए होती है हमें। हम बहुत ज्यादा क्लासेस यूज करते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको चंद 4 क्लासेस दिखाई हैं, मेन क्लास तो ऑब्वियसली एक ही होती है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर 3 क्लासेस दिखाई हैं कि ये 3 क्लासेस मेन होती हैं, लेकिन आपको बहुत सारी क्लासेस यूज करनी पड़ती हैं। तो मेरे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को ये बात कैसे पता चलेगी कि मैं ये वाली कंट्रोलर क्लास को यूज करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर एक एनोटेशन यूज करूंगा रिक्वेस्ट मैपिंग की, आर कैपिटल है हमारा, रिक्वेस्ट मैपिंग की। अब ये रिक्वेस्ट मैपिंग वाली एनोटेशन क्या करती है, ये एक पैरामीटर लेती है बेसिकली। इसमें हम एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर ऐड करते हैं जो कि होता है हमारा एंड पॉइंट, यानी कि जब हम यूआरएल लिख रहे होते हैं तब अगर हमें ये वाली कंट्रोलर क्लास चाहिए तो हम उसके लिए एक एंड पॉइंट लिखेंगे कि मुझे कंट्रोलर क्लास चाहिए यहाँ पर सैलरी की कंट्रोलर क्लास चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको एक एंड पॉइंट दे दूंगा सैलरी। तो ये मुझे इस एंड पॉइंट पर जैसे ही मैं कॉल करूंगा कोई भी, तो वो मुझे इस कंट्रोलर क्लास के अंदर ले आएगा। अब इस कंट्रोलर क्लास के अंदर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं ये वाला मेथड यूज करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी सैलरी को गेट करना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो मैं यहाँ पर उसके लिए एक यूज करूंगा एनोटेशन गेट मैपिंग की, गेट मैपिंग, और ये भी ऑब्वियसली वैसे ही है जैसे हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग है। यहाँ पर भी एक एंड पॉइंट आता है और मैं इसको लिखूंगा गेट सैलरी। तो ये हमने एक सिंपल सा, आप समझ ले, कनेक्टिविटी बना ली अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हमने एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारी जो सी कंट्रोलर क्लास है वो हमारी सर्विस क्लास को यूज कर रही है, एंड वैसे ही हमारी सर्विस क्लास जो है हमारी रिपोजिटरी क्लास को यूज कर रही है। और जब हम आगे एक्चुअल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहे होंगे तब हम यहाँ पर यूज करेंगे JDBC टेम्पलेट। तो यहाँ पर मैं जैसे मैंने ऑटो वाइड किया हुआ है अपनी रिपोजिटरी या फिर इनको, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही ऑटो वाइड कर लूंगा
JDBC टेम्पलेट को, बेसिकली उसकी भी हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी JDBC की लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए, तो वो हम ऐड करेंगे। और ये मैं आगे आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि JDBC भी क्या होता है एंड वो हम क्यों यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को एक दफा रन करके देख लेता हूँ कि मेरे ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे सारी क्लासेस के दरमियान मैंने जो कनेक्शन बनाया है वो सही है या फिर वो गलत है। तो उसके लिए अब मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया पोर्ट 8080 पे। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले मैंने यहाँ पर लिखा था सिर्फ अपना होस्ट एंड अपनी पोर्ट। अब मैं आगे यहाँ पर अपना URL को बढ़ाऊंगा और मैं यहाँ पर एक ऐड करूंगा एंड पॉइंट सैलरी। बेसिकली जो मैंने यहाँ पर ऐड किया था एंड पॉइंट, मैंने जो यहाँ पर एंड पॉइंट ऐड किया था कि सैलरी, अब उसको पता चल जाएगा एंड जैसे मैं URL में सैलरी लिखूंगा उसको पता चल जाएगा कि मैं ये वाली क्लास, ये वाली कंट्रोलर क्लास यूज करना चाह रहा हूँ। और जैसे ही मैं आगे एक और एंड पॉइंट दूंगा गेट सैलरी का, तो उसको पता चल जाएगा कि मैं ये वाला मेथड कॉल करना चाह रहा हूँ और ये बेसिकली मेरी एक गेट रिक्वेस्ट होगी। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर दिखाएगा एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारी रिपोजिटरी के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप रिटर्न की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी कि किस तरह से रेस्ट एपीआई का हम स्ट्रक्चर एक बिल्ड करते हैं एंड रेस्ट एपीआई को कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसमें होता क्या क्या है हम एक्चुअल, क्योंकि मैंने पहले ये आपको समझाया था लेकिन वो किताबी बातें होती हैं, बहुत से लोगों को नहीं भी समझ आती, तो जरूरी नहीं है कि वो हर किसी को ही समझ आए। तो मैंने इसलिए ये इसकी एक सिंपल सी स्ट्रक्चर की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा दी कि हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम ये देखेंगे कि किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड किस तरह हम अपने जो से HTTP मेथड्स हैं गेट पुट पोस्ट एंड डिलीट, इनको कैसे हम यूज करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।